सो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x tan इनवर्स साइन एक्स dx लिमिट्स कितनी है 0 to π/2। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पहले देखें तो सबसे पहले क्या देखेंगे, मैपिंग। मैपिंग हमें क्या कहती है कि ये कौन सा फंक्शन है, मतलब नॉन अलजेब्रिक। एंगल, एंगल कितना 2x, ओके, कितना है साइन x। तो सबसे पहले हम इसी को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव भी बन रहा है। साइन x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और साइन 2x से मैं कॉस x का डेरिवेटिव मतलब कॉस x को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा करो, चलो इस फंक्शन को अच्छे से लिख लो। साइन 2x को लिखो 2 sin x cos x tan इनवर्स साइन x dx 0 to π/2। अब यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो साइन 2x की वैल्यू कितनी है 2 sin x cos x, क्योंकि मुझे पता लगा मैपिंग से कि इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। साइन x का डेरिवेटिव कॉस, वो अभी तो दिख नहीं रहा था बट इसका फॉर्मूला लगा के मुझे दिख गया, तो cos x dx को मैं dt लिख सकता हूँ। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पुट साइन x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद द रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है साइन x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है t का। साइन का डेरिवेटिव कॉस, x का डेरिवेटिव 1, तो कॉस x ही आएगा dt/dx। तो यहाँ से आप कॉस x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी dt। अब इसको अब नंबर देना है तो नंबर भी दे दो। ठीक है, तो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ना मैं लिमिट्स को भी साथ में ही कन्वर्ट करूँगा। अब यहाँ पर लिमिट्स को मुझे साथ में कन्वर्ट क्यों करना है, अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने किया नहीं, इस क्वेश्चन में आप कर रहे हो। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि जब आपको लगे कि मतलब कि लिमिट्स देखो, जैसे देखो यहाँ पर π/2 फिल करो तो 1 आएगा, साइन 90 1 आएगा, 0 फिल करो 0 आएगा, मतलब लिमिट्स बहुत छोटी हैं। पिछले क्वेश्चंस में क्या था, साइन x माइनस कॉस x को हमने t फिल किया था, जब उसमें मैं लिमिट्स फिल करता तो वो लिमिट्स थोड़ी सी बड़ी आती, मतलब कुछ भी बड़ा नंबर आता हो कि साइन x माइनस कॉस x था। तो इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पर जो नंबर है, जो कन्वर्जन है, बहुत छोटी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिमिट्स को कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू π/2, जब x की वैल्यू कितनी है π/2, तो साइन 90 इज इक्वल टू t, तो t कितना आएगा 1, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1। सेम वे से, और अगर आपने बाय चांस, मैं तो आपको वैसे ही हिंट दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, चलो पहले मैं करवा देता हूँ। साइन 0 इज इक्वल टू t, और t साइन 0 कितना होता है 0, तो मैंने लिमिट को कन्वर्ट कर लिया। मान लो आपने एग्ज़ाम में ऐसा नहीं किया, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, जब आप इस क्वेश्चन को देखो, मुझे तो पहले आंसर पता है ना, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ना तो इसकी इंटीग्रेशन में जो आंसर है वो काफ़ी बड़ा है, और उसमें जब आप x को फिल करोगे, उसके बाद लिमिट्स फिल करोगे, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पहले ही लिमिट्स को कन्वर्ट कर लिया। और अगर आपको लगे कि एंड में आंसर बड़ा आ रहा है तो आप लिमिट्स को भी कन्वर्ट करके लिख दिया करो एग्जाम में भी, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 0 की जगह पर 0, π/2 की जगह पर 1। अब 2 साइन x को मैंने क्या लिखा है t, cos x को छोड़ दो, tan इनवर्स साइन x को मैंने क्या लिखा है t। अब cos x dx जस्ट आपको दिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। देखो cos x dx की वैल्यू कितनी है dt, तो 2t tan इनवर्स t, इसकी वैल्यू कितनी है dt यूजिंग 1, 0 to 1। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास हमारा पूरा फंक्शन x से t में कन्वर्ट हो चुका है। और मेरी हमेशा की तरह यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कभी भी ये मत कहूँ कि आप इसके बाद ये स्टेप करोगे। आपको खुद पता होना चाहिए कि हमें इसके बाद कौन सा स्टेप करना है। तो अगर हम मैपिंग से जोड़ें इसको, नॉन अलजेब्रिक है, एंगल क्या है लीनियर t है, इंटीग्रेट, इसका डेरिवेटिव बन रहा है नहीं। अब इसको, इसमें 2 फंक्शंस हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि आइलेट रूल हमारा क्या कहता है। अब देखो आइलेट रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखो, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है,
टी कौन सा है, अलजेब्रिक, ठीक है। और आइलेट में आई पहले आता है, ए बाद में, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखो, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मतलब ऐसा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ पहले। tan इनवर्स फर्स्ट है, फिर सेकंड फंक्शन है dt 0 to 1, इसको सॉल्व करना है तो करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मुझे इंटीग्रेशन करनी है 2t की, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिमिट्स लिखूँगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगी कि मुझे इसी में लिमिट्स को फिल करना है, जबकि हमें इसमें भी लिमिट्स को फिल करना है। तो अब एक बड़ी ब्रैकेट डाल के आप लिखो लिमिट्स 0 to 1। जब कम्प्लीटली ये आंसर सॉल्व हो जाएगा तब हम लिमिट्स को फिल करेंगे, क्योंकि आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर एक डेफिनेट वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। तो tan इनवर्स t, 2 को आप बाहर लिख सकते हो, t की इंटीग्रेशन t² / 2 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब आपको पता है tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव, देखो इसका डेरिवेटिव ऐसे ही करना है मुझे, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब एंगल कौन है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो 1/1 प्लस t²। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/1 प्लस t², 2 बाहर, t का डेरिवेटिव अगेन t² / 2 dt। अभी भी इंटीग्रेशन हमें करना है, तो 0 to 1, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, जैसे ये भी कट हो रहा है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका तो सोल्यूशन हो गया, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुका है, अब इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसको करना है ना, इसको इकट्ठा लिखते हैं, t² 1 प्लस t² dt, ठीक है, 0 to 1। अब देखो जैसा कि मेरी आदत है, मैं आपको किसी भी पॉइंट पर ये नहीं लगने दूंगा कि हमें क्वेश्चन में क्रैमिंग करनी है। अब सब कुछ भूल जाओ, इसको इंटीग्रेट करना है ना। अब ध्यान से देखो मैपिंग की तरफ, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अलजेब्रिक है, इसमें टी वाली टर्म्स है सभी। डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2, इक्वल है ना। और जब डिग्री इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं, देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे होगा, ये t² है ना, +1 -1, क्योंकि इसमें 1 की कमी थी ना, तो मैंने +1 -1 कर दिया। तो आगे चलते हैं, tan इनवर्स t² माइनस, इसको थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, 1 प्लस t² बाय 1 प्लस t²। अब -1 है ना, -1 बाय 1 प्लस t² dt 0 to 1। अब ये आपके सामने है, ये कट हो रहा है, ठीक। तो देखो tan इनवर्स t² माइनस, यहाँ पर कितना आएगा 1 dt, इसको मैंने सेपरेट भी कर लिया, यहाँ ब्रैकेट डाल लो एक, 1 dt माइनस 1/1 प्लस t², इसको अलग से इंटीग्रेट dt, ब्रैकेट क्लोज्ड, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। ध्यान से देखो 1 dt, 1 को dt के साथ लिखा, इसको भी dt के साथ लिखा, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब बहुत इजी है हमारे लिए इंटीग्रेशन ये। अब 1 की इंटीग्रेशन t आएगी माइनस, अब ध्यान से देखो इस इंटीग्रेशन को, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x² dx की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। तो यहाँ पर कितना आएगा, tan इनवर्स t प्लस c तो लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, 0 to 1। यहाँ पर अब मेंशन करना कर दो, बिकॉज 1/1 प्लस x² dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है, tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब जस्ट थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स t² माइनस t प्लस tan इनवर्स t, इस तरह से लिख लो आप, ठीक है, 0 to 1। अब देख लो, अगर मैं यहाँ पर अब
टी को वापस से एक्स में कन्वर्ट करता, मतलब यहाँ पर साइन एक्स लिखता, यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर लिमिट्स फिल करता, तो कॉम्प्लिकेटेड होना था आंसर। अगर देखो मुझे समझ आई इस बात की, तो मुझे लगा कि यहाँ पर लिमिट्स छोटी हो रही हैं, साइन 91 साइन 00, तो मैंने इसलिए लिमिट्स को कन्वर्ट कर लिया। अगर आप भूल भी गए तो आप अब जाके भी लिमिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ पर लिख देना 0 to 1 0 to 1 0 to 1 पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट जहाँ पर भी t है वहाँ पर 1 लिख दो आप, लो सभी जगह मैंने अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट जहाँ पर भी t है सभी जगह 0 डाल दो। ठीक है जी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारा क्या कहता है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, tan 1 कब होता है, tan 1 कब होता है 45 पर, 45 इंटू 1 माइनस 1, tan इनवर्स 1 45, ये हो गया माइनस। tan 0 कब होता है, 0 पर, 0 एंड समथिंग 0 ही आएगा, माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2π/4 माइनस 1। और अगर इसको हम कट करें तो कितना आंसर आ गया, π/2 माइनस 1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। सबसे पहले मैंने देखा tan इनवर्स के अंदर sin x है, तो मुझे मैपिंग ने हिंट दिया कि sin x को हम t पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव cos बन रहा है, तो वहाँ से मैं t में गया तो मुझे पता लगा मैपिंग से, फिर मुझे मैपिंग से पता लगा कि यहाँ पर मुझे आइलेट रूल लगाना है। मैंने आइलेट रूल लगाया तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। फिर मैंने इसको देखा, फिर मुझे मैपिंग ने बताया कि टी स्क्वायर सेम एट सेम डिग्री है, ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। मैंने +1 -1 किया और इंटीग्रेट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, x tan x होल डिवाइड बाई secant x प्लस tan x dx। अब लिमिट्स कितनी है, 0 to π। अब देखो रैंडमली कोई क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैपिंग। नॉन अलजेब्रिक क्वेश्चन है, एंगल x x x, मतलब ये लीनियर फंक्शन है, इसको हम सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x वो ऊपर तो नहीं है, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर वो भी ऊपर नहीं है, तो मतलब डेरिवेटिव के पास भी हम नहीं जा सकते। और ये ऐसा फंक्शन है कि इस पर हम आइलेट मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट्स भी अभी नहीं लगा सकते। इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाने के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस होने चाहिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं लग सकता। तो या तो ये स्पेशल इंटीग्रल होगा, या अगर हम इसको सॉल्व करके देखें थोड़ा सा रफ में, देखो थोड़ा ये जो भी बता रहा हूँ ये आपको जस्ट आइडिया देने के लिए, नहीं तो मैं भी सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ कि यस इसको हम ऐसे करेंगे, बट जस्ट छोटे छोटे हिंट हैं कि आपको जो एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन को हमें सोचना कैसे है जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा इंटीग्रेशन का। तो अगर इसको मैं देखूं ध्यान से x tan x, तो ये किसी तरह से नहीं हो रहा, ना तो ये मतलब कि इंटीरियर पार्ट से हो रहा है, ना डेरिवेटिव से, किसी से भी नहीं हो रहा। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं इसको तो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, x साइन बाय cos x सीकेंट 1 बाय cos x tan साइन बाय cos x, इस तरह से बन गया। तो अगर आप नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इस तरह से 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर मुझे आपकी बात समझानी है, अगर ये जो x नहीं होता यहाँ पर, अगर ये जो x यहाँ पर नहीं होता, मान लो ये यहाँ पर नहीं है, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स +1 -1 दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे और इंटीग्रेशन कर देंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम कौन दे रहा है, ये x, ये x, ये x। और अगर आपने इंटीग्रेशन को अच्छे से किया है तो एक्सरसाइज 7.11 में हमने इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो डेफिनेट इंटीग्रल को ईज़िली सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये मैं x को पहले रिमूव करने की कोशिश करूँगा। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 की हेल्प से हम सबसे पहले इस x को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखो
अब प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो देखो कैसे यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4। सबसे पहले इसको आप आई नंबर ले, मतलब इसको आई लिख लो, लेट आई, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद मुझे पता प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ए टू बी एफ एक्स। एग्ज़ाम में भी आप मेंशन करना कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो। तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस दोनों लिमिट्स को ऐड कर दो माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो 0 टू पाई एक्स की जगह पर अब देखो ए प्लस बी 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो कितना आएगा पाई माइनस एक्स। तो मैं एक्स की जगह पर क्या लिखूँगा, पाई माइनस एक्स, यहाँ पर पाई माइनस एक्स, नीचे पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, आपको पता है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ करेंगे, आपको पता है 180 पे क्या होता है, नो चेंज। पाई मतलब 180, अब 180 माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो कितना आएगा माइनस tan एक्स। सेम वे से सीकेंड पाई माइनस एक्स कितना होगा माइनस सीकेंड एक्स। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो करते हैं। देखो कितना आएगा, पाई माइनस एक्स, इसको लिख लो आप माइनस tan एक्स डी एक्स 0 टू पाई। सेम नीचे इसको माइनस सीकेंड एक्स, इसको माइनस tan एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ना आप माइनस को कॉमन ले लो, 0 टू पाई माइनस पाई माइनस एक्स tan एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाई, माइनस कॉमन लेना, सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स, माइनस माइनस कॉमन, तो इसको आप कट कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब आप क्या करोगे, आपको पता है ऐसे हमने प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन में बहुत बार किया, ऐड 1 एंड 2, तो कितना आएगा आई प्लस आई 2i। तो इसको लिखो पहले x tan x। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो x है वो रिमूव हो सके, और इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी। 0 टू पाई पाई माइनस एक्स tan x डी एक्स होल डिवाइड बाई सीकेंड एक्स tan x। अब इन दोनों को सेम इंटेग्रल में लिखने की कोशिश करो, 0 टू पाई x tan x प्लस, अब दोनों का एलसीएम भी सेम ही आएगा, तो ऊपर कर लो पाई tan x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस एक्स tan x होल डिवाइड बाय सीकेंड x प्लस tan x dx। देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, पाई tan x माइनस एक्स tan x। अब दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा क्योंकि मैंने दोनों को ऐड कर लिया, दोनों इंटेग्रल्स को मैंने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, जिसके लिए हमने सब कुछ किया इस x को रिमूव करने के लिए। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई tan x अपॉन सीकेंड x प्लस tan x dx। अब हमें इस पाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ इस तरह से। और इस क्वेश्चन को अब मैं बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमने x रिमूव कर दिया। अब हम जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, सीकेंड को लिखेंगे 1/cos। ठीक है, तो उसको वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। tan को लिखो आप sin x/cos x, सीकेंड को लिखो 1/cos x, tan को अगेन sin x/cos x dx। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 0 टू पाई sin x/cos x, इसका आप एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना आएगा 1 प्लस sin x
डिवाइड बाय कॉस एक्स डी एक्स। अब ये जो कॉस है ये रिमूव हो जाएगा, तो पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको हमें सॉल्व करना आता है। आपको पता है ये दोनों एक जैसे हैं, साइन एक्स जहाँ +1 है ना, तो डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कितना आएगा 0 टू पाई साइन एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा +1 -1 और सेपरेट आउट कर दूँगा इनको। तो देखो नीचे कितना है 1 प्लस साइन एक्स। तो विच एम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, इसको लिख लो आप 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको आप साथ साथ में सेपरेट आउट भी कर लो। देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर यहाँ 1 रह गया। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 dx माइनस पाई 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी है। देखो 2i इज इक्वल टू पाई, इसकी इंटीग्रेशन नहीं आएगी x 0 टू पाई। अब इसका तो काम हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। अब ऐसा करते हैं ना, इसको ना आप अलग से सॉल्व कर लो, नहीं तो बार बार आपको सभी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। साइन एक्स +1, चलो ऐसे लिख लो। अब इसको ना आप ऐसा करो, इसको आप स्टार दे दो नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स को अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस होता तो यहाँ पर प्लस डी एक्स। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 0 टू पाई, ऊपर कितना आएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे कितना है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब आपको पता है यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लगा देते हैं इस पर 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, नीचे कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे कितना आ जाएगा, देखो 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका हमें क्या फ़ायदा है, इसको आप सेपरेट आउट करना चला। 0 टू पाई 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो, चलो एक बार एक स्टेप और कर देता हूँ। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई, इसको अब ऐसे लिखना साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको पता है 1 बाय कॉस एक्स कितना होता है सीकेंड एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना होता है tan x। तो मैं ये यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये कितना बनेगा 1 बाय कॉस एक्स सीकेंड है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई साइन बाय कॉस tan 1 बाय कॉस सीकेंड
सीकेंट एक्स tan x dx। अब आपको पता है सबसे पहले हमने यही इंटीग्रेशन सीखी थी। देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी है, tan x 0 to पाई माइनस सीकेंट एक्स tan x की कितनी है, सीकेंट एक्स 0 to पाई। तो इसको हमने सॉल्व तो कर लिया। अब जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखो tan की वैल्यू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो tan पाई कितना होगा, साइन पाई कॉस पाई। कॉस पाई जितना मर्जी हो, साइन पाई 0 होता है, ठीक है। सेम वे से tan 0 साइन 0 बाई कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 माइनस 0। अब सीकेंट एक्स 1 बाई कॉस एक्स, तो सीकेंट पाई 1 बाई कॉस पाई कितना होता है -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 माइनस सीकेंट 0 1 बाई कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1। तो यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया +2। तो इसकी वैल्यू को पुट इन स्टार। अब इसको हम स्टार में फिल करेंगे और हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो जो हमारा स्टार था वो कुछ ऐसा था, तो 2i इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर भी फिल कर लो, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई, और इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, पाई इंटू 0 0 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो इस i की वैल्यू निकालनी है हमें, तो पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 2, तो विच एम्प्लाइज, यहाँ से ऐसा करो इसको आप कट कर दो। अब देखो आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आप इसको बिल्कुल एनसीईआरटी के जैसे लिखना है तो आप पाई बाई 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना रहेगा पाई बाई 2 कॉमन आ गया ना बाहर। अब यहाँ से पाई भी बाहर है, 2 तो है ही नहीं है, तो इसको लिख लो 2। इसको मल्टीप्लाई करके देखो। अब मैंने ऐसा जानबूझ के लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर से मुझे मैच करना है। पाई स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ही आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ऐसी स्टेटमेंट थी, तो मैंने इसको मैपिंग से जोड़ा। मैपिंग से मुझे पता लगा कि इसको मुझे सॉल्व करना है। मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता लगा ये जो एक्स है ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैंने इस एक्स को रिमूव करने के लिए प्रॉपर्टीज़ की हेल्प ली। तो मैंने इस एक्स को रिमूव किया, ऐसे कुछ किया, +1 -1 सेपरेट आउट किया, 1 की इंटीग्रेशन एक्स। अब इसको अलग से मैंने सॉल्व कर लिया 1/1 प्लस साइन एक्स को रैशनलाइज करके, सभी आंसर को इसमें फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, x-1 का मॉड, x-2 का मॉड प्लस x-3 का मॉड। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 1 to 4। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत इजी है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.11 में सॉल्व किए थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला कि मॉडुलस फंक्शन काम कैसे करता है, दूसरा आपको इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से मतलब कि पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहले मॉडुलस फंक्शन की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, बट उसके पीछे का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, ये वाला। अगर मॉड एक्स देखो +x -x, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो उसका आंसर वही आएगा, 1 2 3 4 जो भी नंबर फिल कर लो। और अगर x की वैल्यू -1 -2 मतलब 0 से छोटी है तो उसके आगे पहले ही माइनस लगा होता है। जैसे मान लो अगर x की वैल्यू -1 है तो वो 0 से छोटा है, तो उसका आंसर कैसे आएगा, माइनस पहले ही आगे लग जाएगा। x की वैल्यू कितनी है -1, तो कितना आएगा +1। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन हमेशा हमें क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो यहाँ पर भी मतलब कि मॉडुलस फंक्शन है, बट यहाँ पर थोड़े डिफरेंट मॉडुलस फंक्शन है। x-1 का मॉड, x-2 का मॉड, x-3 का मॉड है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इनको ना अलग अलग कर लो, इनको ऐसे लिख लो 1 to 4 x-1 का मॉडुलस, 1 to 4 x-2 का मॉडुलस, 1 to 4 x-3 का मॉडुलस, और इसको आप नंबर 1 दे दो।
अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से तीनों इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे। आप ये मान के चलो कि आपके सामने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले लेट, ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 1 2 4 x माइनस 1 का मॉडुलस dx। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे पहले हम इस फंक्शन को मॉड से बाहर निकालेंगे और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको बाहर निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप इसको ऐसा मान लो, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब 1 हमारा क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। अब ब्रेकिंग पॉइंट से मेरा क्या मतलब है कि 1, अगर हम देखो, मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, 1 से आप बड़ी वैल्यू फिल करो इसमें, जैसे 2 3 4, ये हमेशा हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। चेक करके देख लो। और 1 से छोटी वैल्यू फिल करो, जैसे 0 0 माइनस 1 नेगेटिव आंसर, -1 नेगेटिव आंसर। मतलब जब -1 जो है 1 से छोटी है ना, तो 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए ये हमेशा हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, 1 से हमेशा बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसलिए मैं इसको ब्रेकिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, 0। तो दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है हमारा, ये 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव आंसर दे रहा है, 1 से बड़ी के लिए पॉजिटिव आंसर दे रहा है। बट हमारी जो लिमिट्स हैं वो 1 से लेके 4 तक हैं। मतलब 1 इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, 1 और 4 के बीच में है, ऐसे हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देगा। आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, इन मतलब x की वैल्यू जब भी 1 और 4 के बीच में है, x माइनस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव है, तो विच इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, 1 to 4 x माइनस 1 dx, क्योंकि ये हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर ही देगा। तो x माइनस 1 का मॉडुलस को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, इसको कर लो 1 to 4 x dx, 1 to 4 1 dx। अब x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स कितनी है 1 to 4, 1 की इंटीग्रेशन कितनी है x 1 to 4। तो करना चाहते तो सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पर मैंने 4 और 1 फिल कर दिया, तो यहाँ पर 16/2 माइनस 1/2, यहाँ पर कितना आएगा 3। अब यहाँ पर मैं कट नहीं कर रहा, डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि ये एलसीएम सेम ही है। 16 माइनस 1 कितना आएगा, 15/2 माइनस 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 15, 2 3 = 6/2, तो 15 माइनस 6/2, दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया, 9/2। अब इसको आप लिख के रख लो कि फर्स्ट इंटीग्रल का हमारा आंसर कितना आया, 9/2। अब ऐसा करो, इसको नंबर आप 2 दे दो, ठीक है। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट इंटीग्रल है। अब इसका भी पहले ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं। लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा 2, मतलब 2 हमारा यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। तो देखो हमारी लिमिट्स हैं 1 और 4, ठीक है। अब 2 यहाँ पर कहीं पर होगा। अब 2 से छोटी कोई भी वैल्यू फिल करो, जैसे 1.5, तो x माइनस 2 में आप 2 से छोटी वैल्यू फिल करोगे तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आंसर। मतलब यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा। 2 से बड़ी फिल कर लो, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर। मतलब यहाँ पर हमें इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब इस इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पर क्या था, हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर ही मिल रहा था क्योंकि 1 ब्रेकिंग पॉइंट था। बट यहाँ पर क्योंकि 2, 1 और 4 के बीच में है तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी ऐसी, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये देखो कि हम इंटीग्रल को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी मेंशन करना ज़रूरी होता है। a to b fx dx को मैं लिख सकता हूँ a to c fx dx प्लस c to b fx dx, वेयर जो c है वो a और b के बीच में है।
तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हमें कैसे पता लगा कहाँ पर ब्रेक करना है, यहाँ से। तो मॉड x माइनस 2 dx 2 से लेके 4 तक x माइनस 2 dx। अब हमें पता है कि इस मॉडुलस का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 1 और 2 के बीच में क्या आंसर आएगा, नेगेटिव। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। पहले हमने इसको मॉडुलस से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। प्लस अब 2 और 4 के बीच में ये हमेशा हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव आंसर। तो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 मॉडुलस से बाहर 2 से लेके 4 तक। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ ब्रैकेट डाल लो, ऐसे करो माइनस, यहाँ ब्रैकेट डाल लो, ठीक है। तो 1 2 x dx माइनस 1 2 2 dx। सेम आगे 2 4 x dx 2 dx 2 2 4। तो इसकी इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो बस फॉर्मेलिटी है। 2 बाहर निकाल लो, ये वाला 1 की इंटीग्रेशन x 1 2 कंप्लीट हो गया। सेम वे से इसकी कर दो इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स कितनी है 2 2 4। सेम 2 को बाहर निकाल दो, 1 की इंटीग्रेशन x, सेम वही लिमिट्स 2 2 4। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट कैलकुलेशन लेंथी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कर देता हूँ मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको लिख लो आप 4/2, मैं जानबूझ के कट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एलसीएम बाद में लेना पड़ेगा, 1/2। ठीक है, इसको लिख लो -2, यहाँ पर 1 ब्रैकेट क्लोज। सेम यहाँ पर 16/2 माइनस 2 2 4 4/2 -2, यहाँ पर कितना रह गया 4 - 2 2। तो 4 - 1 कितना आएगा यहाँ पर 3/2 -2 प्लस 16 - 4 12/2 -4। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, जैसे ये 2 6 जा, तो ये कितना आ गया एलसीएम लेके 3 2 2 जा 4/2 6 - 4 2। तो यहाँ पर कितना आ गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2। तो कितना आ गया 1 + 4/2, तो कितना आ गया 5/2। अब इसको भी आप नंबर 3 दे दो और लिख के रख लो। अब सेम वे से थर्ड इंटीग्रल को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा थर्ड और लास्ट इंटीग्रल है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ ना आए। तो ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लो, ये कितना आएगा 3। तो मैंने इसका ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता है हमारी लिमिट्स क्या हैं 1 2 4, 3 यहाँ पर कहीं पर होगा। अब x - 3 है, अब 3 से कोई छोटी वैल्यू फिल करो, 2 - 3 नेगेटिव आंसर, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और जब भी आप 3 से बड़ी वैल्यू फिल करोगे, जैसे 3.5 - 3, ये हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देगा। तो इस तरह से ब्रेक होगा। और जो प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है वो भी लिख लेते हैं। आपको पता है a to b fx dx को मैं लिख सकता हूँ a to c fx dx प्लस c to b fx dx, वेयर जो a है c है वो a और b के बीच में है। तो मैं यहाँ पर ब्रेक करने वाला हूँ। इसको कैसे करूँगा 1 2 3 x - 3 मॉडुलस dx 3 2 4 x - 3 मॉडुलस dx। आपको पता है 1 और 3 के बीच में ये नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस तरह से x - 3 dx। अब
यहाँ पर ये पॉजिटिव आंसर है 3 और 4 के बीच में, तो इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो x माइनस 3 dx। अब कर लेते हैं इसको सेपरेट कर लो, तो देखो 1 2 3 x dx माइनस 3 dx 1 2 3। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेम वे से यहाँ पर है x dx 3 to 4, 3 dx 3 to 4। देखो मैं अलग अलग बस इंटीग्रेट कर रहा हूँ, x dx माइनस 3 dx, x dx माइनस 3 dx, 1 to 3 1 to 3, 3 to 4 3 to 4, बस। तो इंटीग्रेट करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर लिमिट्स फिल कर दो 1 2 3 माइनस 3 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन अगेन x, लिमिट्स फिल कर दो 1 2 3। आगे चलते हैं, सेम वही प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर बाई 2 3 to 4, 1 की इंटीग्रेशन x 3 to 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो लिमिट्स फिल करते हैं, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट क्लोज माइनस 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 3, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करनी है, कर दो माइनस 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से कुछ है। तो माइनस यहाँ कितना आएगा 9/2 माइनस 1/2, यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस 1 2, 16/2 9/2, 4 माइनस 3 1। तो 9 माइनस 1 8/2 माइनस 3 2 6, हम बाद में ब्रैकेट माइनस प्लस 16/2 9/2 कितना आएगा यहाँ पर 7/2 माइनस 3। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, जैसे ये बोला, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 माइनस 6, तो 7/2 माइनस 3, तो कितना बन गया -2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 प्लस 7/2। इस माइनस को मैंने पहले लिख लिया -3 को, तो -1 प्लस 7/2, तो कितना आएगा -2 प्लस 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ गया 5/2। इसको नंबर आप 4 दे दो। तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को 1 में फिल करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमें सभी वैल्यूज़ को 1 में फिल करना है। अब इसकी वैल्यू थी 9/2, इसकी वैल्यू थी 5/2, इसकी 5/2। आप पेजेस लास्ट पेजेस पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो एलसीएम सेम ही आएगा 2, तो कितना आंसर आ गया 19/2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, मॉडुलस फंक्शन की बेसिक सी नॉलेज थी। हमने हमेशा ये कोशिश की कि फंक्शन को ब्रेक करें कि फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर दे रहा है, और ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की कि हम लिमिट्स को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इस इंटेग्रल की वैल्यू 1/x² इंटू x प्लस 1 लिमिट्स 1 to 3 है, उसका आंसर कितना है 2/3 प्लस log 2/3। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के आंसर से ये आंसर मैच करना चाहिए ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हो सकता है कि जो हमारा आंसर आए वो इसके साथ परफेक्टली मैच ना करे। अब इसको हमें परफेक्टली अब मैच करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो इसको आपको इसके साथ एग्जैक्टली मैच करना पड़ेगा, तभी हम प्रूव दैट वाला क्वेश्चन जो पार्ट है वो प्रूव कर पाएंगे कि हमें इसका आंसर इतना ही लाना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली हमें इसको इंटीग्रेट करना है। वो बात की बात है कि इसका आंसर हम ऐसा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, लेट 1 to 3 dx अपॉन x² x प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें सबसे पहले क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है ना। तो अगर ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे कुछ फैक्टर्स हैं,
तो ध्यान से देखो, ऐसी ही सेम टाइप हमने की थी एक्सरसाइज 7.5 में, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर कोई भी डिग्री नहीं है, नीचे 2 मतलब 3 डिग्री है, ऊपर छोटी है, नीचे मतलब कि बड़ी डिग्री है, में प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट ध्यान से देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि ये होल का स्क्वायर है, इस फैक्टर का होल का स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नंबर 1 दे दो, पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छे से आती है, तो लेट 1/x² x+1। तो कैसे करेंगे, a/x, b/ इसकी डबल पावर, c/x+1, और कुछ भी नहीं करना है, इसको नंबर 2 दे दो आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते, एलसीएम में कई बार गलती हो जाती है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। जैसे देखो a को अगर हम x² x+1 से मल्टीप्लाई करें, नीचे x है, तो कितना आएगा a के साथ, x और x+1। अगर हम b/x² को सेम इससे x² x+1 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना आएगा, x+1। सेम c/x+1 को अगर हम x² x+1 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना आएगा, cx²। अब आपको प्रोसीजर आपका पता ही है। अब इसको ज़ीरो करेंगे। अब इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x = -1। आपको पार्शियल फ्रैक्शन में अच्छे से पता होगा। तो जहाँ जहाँ पर भी x है उसको आप -1 लिख दो। तो -1 + 1 0, 0 इन समथिंग 0, 0, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 1। अब सेम वे से ऐसा करते हैं। अब इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः आप 0 फिल कर लो, क्योंकि ये x ही है ना, अकेली टर्म है, पुट x = 0। अब उससे क्या होगा, 1 = 0, जहाँ पर भी x है 0 लिख दो, जहाँ पर भी x है 0 लिख दो, जहाँ पर भी x है 0 लिख दो। 0 इन समथिंग 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में हमारे पास a 0 बन रहा है और a की वैल्यू नहीं आ रही है, बट हमें a की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, आपके लिए ना मैं इस इक्वेशन को एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। 1 = क्योंकि अब मुझे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, x² + x। चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, bx+1 cx²। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ax² + ax + bx + b + cx²। ठीक है। अब आप क्या करो, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x²। आप चाहे कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर कर लो, चाहे आप x कंपेयर कर लो, कि दोनों में a आ रहा है। ठीक है, तो मैंने x² को कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पर कुछ x² कोफिशिएंट है 0, यहाँ पर है a, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर है c। तो विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, -c। अब c आपको पता है कितना है, 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हम क्या करेंगे, तीनों ही वैल्यूज़ को 2 में फिल करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हमें a b c की वैल्यूज़ को 2 में फिल करना, ये हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन थी। वैल्यू है -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब जैसे ये फिल होगी, पुट इन 1। अब 1 में फिल करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर लिमिट्स हैं, 1 2 3 -1/x dx, 1 2 3
1/x² dx, 1 2 3 1/x+1 dx। ठीक है, तो इस माइनस को आप बाहर निकाल लो तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, 1/x की कितनी होगी, log mod x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा है, 1 2 3। अब इसकी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगी, आपको पता है वैसे। चलो एक बार मैं एक स्टेप कर देता हूँ, x⁻² dx, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब सेम x+1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, वो ऊपर पड़ा है, तो log mod x+1। ठीक है, 1 2 3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, मुझे इसका आंसर पता ही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि 1 - x, और इसकी इंटीग्रेशन बच्चे लिखते हैं log mod 1 - x। ये गलत है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, -log mod 1 - x। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे फंक्शन है, तो उसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, log mod फंक्शन प्लस c। सेम वे से इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, ax + b की पावर n की, ax + b की पावर n+1, n+1, ax + b का डेरिवेटिव a + c। अब ये तभी पॉसिबल है जब लीनियर फंक्शन हो, और माइनस यहाँ पर x की पावर, मतलब ये तो -2 ये पावर है ना, तो ये x की पावर -2 को मैं इस तरह से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यहाँ पर साथ साथ मैं लिमिट भी फिल कर लूँ, log 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्योंकि ये 1 और 3 पॉजिटिव नंबर है तो मैंने मॉडुलस नहीं लिखा, प्लस अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, और लिमिट्स लिख दो 1 2 3। सेम यहाँ पर log मॉडुलस, चलो ऐसा करें मॉडुलस डाल लो, 3 + 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी x था मैंने 1 फिल कर लिया, तो -log 3 log 1 कितना होता है, 0। अब इसको आप ऐसे लिख लो, x की पावर -1/-1 1 2 3। ये कितना आएगा, 3 + 1 4, एक पॉजिटिव नंबर है तो मैंने लिखा नहीं, -log 2। अब यहाँ पर आप मेंशन कर लो, बिकॉज log 1 कितना होता है, 0। ठीक है जी, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, -log 3। तो इसको आप लिख लो, ये -1 को बाहर निकाल लो, 1/x 1 2 3 प्लस log 4 -log 2। तो -log 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस log 4 -log 2। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही बात आ गई कि अब अपना आंसर कहीं पर भी छोड़ सकते हो, बट क्योंकि मुझे इसको प्रूव करना है कि इसका आंसर इतना ही आएगा, जैसे इसका आंसर है 2/3 प्लस log 2/3, तो मुझे इसका आंसर इतना प्रूव करना है। तो इतना आंसर प्रूव करने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके देखते हैं। तो -log 3 माइनस, अब इसका एलसीएम ले लो, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 - 3/3। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा log 4/2। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है, log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूँ log a/b। log की प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए, तो ये a है ये b है, log a/b। ठीक है, अब इसको हम कट कर सकते हैं, कितना आएगा, log 2। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारे पास कुछ ये बच गया। अब ये अपना आंसर अपने माइंड में रखना। तो ऐसा करो, log 2 को पहले लिख लो, -log 3, ये कितना बन गया, 1 - 3 - 2/3। ठीक है, तो अगेन मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, log a - log b = log a/b।
ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा log 2/3 a/b माइनस माइनस प्लस 2/3 log 3, तो विच एम्प्लाइज 2/3 प्लस log 2/3, और यही आंसर हमें प्रूव करना था। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने देखा कि वो अलजेब्रिक है, उसमें फैक्टर्स बने हुए हैं, तो मैंने उसको देखा कि वो पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है कि वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन था। उसको मैंने इस टाइप से सॉल्व किया, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल ली, फिल की, इंटीग्रेट किया, और फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट x e x dx 0 to 1 इसकी लिमिट्स हैं, इसका आंसर कितना है 1। तो ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले इसकी भी आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कैसा है, 0 to 1 x e x dx। अब जैसा कि मुझे पता है, मुझे तो पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बट मैं आपको हमेशा एक थॉट प्रोसेस देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, नॉन अलजेब्रिक, क्योंकि इसमें ई एक्स है। तो उसके बाद एंगल, एंगल क्या है, एक्स, वो लीनियर फंक्शन है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो अगर ये डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेबल नहीं हो रहा, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। ई एक्स का डेरिवेटिव एक्स नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आइलेट हमारा क्या कहता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक, और आइलेट में ए पहले आता है, ई बाद में। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, x e x dx को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ex की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको बताया था कि लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स आप एंड में लगाओगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लगा दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें एक्स में फिल करना है या नहीं करना। तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम लास्ट में लिमिट्स फिल करेंगे। तो एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ई एक्स की अगेन इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स 0 to 1, एक्स ई एक्स इंटू 1 ई एक्स डी एक्स। अभी भी हमें इसको इंटीग्रेट करना है, वो बहुत इजी है। अगेन ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, तो ये कंप्लीट हो गया 0 to 1। अब लिमिट्स फिल कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देख लो मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। यहाँ पर ई माइनस ई 0 समथिंग 0 माइनस ई की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1, ई माइनस ई 0, तो कितना आ गया +1। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो देख लो कितना ईजिली हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। मैंने फंक्शन को देखा, मैपिंग से जोड़ा, मुझे पता लगा कि मुझे आइलेट से करना है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स से करना है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाया, इंटीग्रेट करता गया, लिमिट्स को फिल किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स, प्रूव दैट x की पावर 17 cos 4x dx -1 to 1 इसकी लिमिट्स हैं, और इसका आंसर कितना हमें प्रूव करना है 0। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ईजी है, इसको हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा, जब भी लिमिट्स वाला क्वेश्चन आए, मतलब जिसमें लिमिट्स हों और उसमें ऐसी लिमिट्स हो -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, -5 to 5, जैसे यहाँ पर -1 to 1 है, तो आप ये याद रखो कि उस पर हम ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि -a to a f(x) dx का आंसर 2 times 0 to a f(x) dx आ सकता है, और इसका आंसर 0 भी आ सकता है। अगर f(x) इवन होगा तो इसका आंसर ये आएगा, अगर फंक्शन ऑड होगा तो इसका आंसर 0 आएगा। अब इवन ऑड के बारे में मैंने आपको इस बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है उसको लिख लेते हैं पहले, लेट -1 to 1
एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x dx। तो फिर से लेट फंक्शन को अलग से लिख लेते हैं, इसको एक नेम दे दो fx, ठीक है। अब अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में इवन ऑड का कंसेप्ट बताऊं, तो अगर फंक्शन में x को फिल करने से उसका -x फिल करने से उसका आंसर को कोई फ़र्क ना पड़े तो वो इवन फंक्शन है, और अगर उसमें माइनस फिल करने से माइनस का डिफरेंस आए जैसे यहाँ पर आ गया तो ये ऑड फंक्शन है। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे कहाँ से आइडिया हुआ कि मुझे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर -1 to 1 लिमिट्स थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -x फिल करो, जहाँ पर भी x है आप -x लिख दो, ठीक है। तो मैंने जहाँ पर भी x था वहाँ पर -x फिल कर दिया। अब देखो आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 17 x की पावर 17। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, cos ऑफ -x की पावर 4। अब -1 की पावर ऑड है, माइनस को अगर आप इवन में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, माइनस को अगर आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव आंसर देता है, तो इसका आंसर माइनस आएगा, x की पावर 17। अब cos ऑफ -θ वो कितना होता है, प्लस cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए माइनस का मतलब हम फर्स्ट से डायरेक्टली, माइनस का मतलब हम उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं, फर्स्ट से सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos x की पावर 4। तो यहाँ मेंशन भी कर लो, बिकॉज cos ऑफ -θ कितना होता है, cos थीटा, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, -x की पावर 17 cos 4x। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ध्यान से देखो ये fx है, ये किसकी वैल्यू है, fx, उसके बाद माइनस का साइन है। देखो ध्यान से, ये fx की वैल्यू है, ये देखो ये माइनस आ गया। तो मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सिंस fx इज इक्वल टू x की पावर 17 cos 4x इज एन ऑड फंक्शन। अब क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो देयरफॉर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का मेंशन कर देता हूँ कि -a to a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ fx इज एन ऑड फंक्शन। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0, विच एम्प्लाइज -1 to 1 x की पावर 17 cos 4x dx का डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 0। क्यों आया, क्योंकि ये हमारा फंक्शन क्या था, ऑड। और हमें कैसे पता लगा कि ऑड है, मैंने करके दिखा दिया। हमें कैसे पता लगा कि हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया कि जब भी ऐसी लिमिट्स हों -2 to 2, मान लो अगर लिमिट्स यहाँ पर -3 to 3 होती तो भी मैं चेक करता, -5 to 5 होती तो भी मैं चेक करता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।